हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, आप ज़रूर जो है इस प्रश्न को पढ़ के जाइए, क्योंकि इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रीति काव्य के साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं का वर्णन करें। फिर से बोल दूँ प्रश्न, रीति काव्य के साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि रीति काव्य की साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। इसके बाद हमें हेडिंग देना है। क्या हेडिंग देंगे? रीति ग्रंथों का निर्माण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि रीति काव्य की साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपने समय में रीति ग्रंथों का निर्माण किया। क्लियर? बस याद रखना है कि रीतिकालीन साहित्य में रीति ग्रंथों का निर्माण होता था। इसके बाद आता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कि रीति काव्य के साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि थे, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में और अपने काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन करते थे। श्रृंगार रस का वर्णन इसलिए किया जाता है काव्य या रचनाओं में, ताकि उस रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। क्लियर? तो जितने भी रीतिकालीन कवि थे, वे सभी कवि अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में श्रृंगार रस का वर्णन करते थे, श्रृंगार रस की प्रधानता रखते थे अपनी रचनाओं में। ऐसा इसलिए ताकि उस रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके बाद आता है वीर काव्य की प्रधानता। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हम कि रीति काव्य की यह विशेषता रही है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में वीर काव्य की प्रधानता दी है, जिसके फलस्वरूप लोगों के अंदर वीरता की भावना को जगाने का प्रयास किया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी रीतिकालीन कवि थे, उन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, ठीक ना, लोगों के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर वीरता की भावना को जगाने का प्रयास किया है। क्लियर? इसके बाद आता है काव्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। काव्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखना है कि इस काल के साहित्य के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी काव्यों की रचना हुई, वो उन सभी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि रीतिकालीन समय में जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना की, अपने काव्यों की रचना की। उन सभी रचनाओं में, उन सभी काव्यों में जो थे, वह कौन सा भाषा में लिखी जाती थी? अवधी और ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि रीतिकालीन साहित्य की या रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में, अपने ग्रंथों में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग वे करते थे। बस इतना याद करके साइलेंट हो जाना है। इसके बाद आता है भाई फारसी शब्द का प्रयोग। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि रीति काव्य की साहित्य की या काव्य की यह विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में फारसी शब्द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब यह है कि रीतिकालीन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं या रीतिकालीन जब काव्यों को पढ़ते हैं, तो उन काव्यों में फारसी शब्द हमें दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवि थे जो अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में फारसी शब्दों का प्रयोग करते थे, अपने रचनाओं
अपने काव्य की रचना करते समय, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फारसी शब्द का प्रयोग भी रीतिकालीन साहित्य की या रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवि जो थे अपनी रचनाओं में फारसी शब्द का प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है अलंकार का प्रयोग। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि रीतिकालीन काव्य के साहित्य की विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्यों में और ग्रंथों में अलंकार का प्रयोग करते थे। क्या लिखेंगे कि रीतिकालीन साहित्य के या रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्यों में और ग्रंथों में अलंकार का प्रयोग करते थे। अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसलिए जितने भी रीतिकालीन कवि थे अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में अलंकार का प्रयोग करते थे। बस इतना जान के आपको रखना है। इसके बाद आता है छंद का प्रयोग। जिस तरह अलंकार का प्रयोग होता था ताकि रचनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, ठीक उसी प्रकार कवि जो थे अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग करते थे। तो जितने भी रीतिकालीन कवि थे वे सभी कवि अपनी रचनाओं में छंद का भी प्रयोग करते थे और अलंकार का भी प्रयोग करते थे ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे, छंद का प्रयोग हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कि इस रीतिकालीन साहित्य या काव्य की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं में छंद का प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है मुक्तक काव्य की रचना। इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि मुक्तक काव्य की रचना भी रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। इस काल के कवियों की रचनाओं में मुक्तक काव्य को देखा जाता था। इसके बाद हम कुछ पढ़ लेते हैं कि कुछ रीतिकालीन कवियों का नाम। तो रीतिकालीन कवि का नाम क्या है? बिहारी जी थे, देव, पद्माकर, घनानंद और भिखारी दास। ये सभी जो थे रीतिकालीन कवि थे। कौन कौन? बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद और भिखारी दास। इसके बाद आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो भी इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। यदि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पे मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, और तो वे सभी वीडियो आप देख लीजिए। और मैंने इस सब्जेक्ट के अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं ताकि आप लोगों का सुविधा हो, आप सभी उन वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वहीं से कर पाएंगे। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं उन सारे मेरे सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वे सारे वीडियो हेल्पफुल हैं। और सो बस इतना ही। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।